नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ग्रेड का जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है। पहले अपन इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में फर्स्ट टॉपिक को आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। तो इस सिलेबस के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार। किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया यानी भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति का मीनिंग होता है उसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, जबकि इसमें जो विस्तार है, इस विस्तार का मीनिंग है उस भौगोलिक क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, उसके जो बड़े जिले हैं या बड़े राज्य हैं, उसके जो छोटे जिले या छोटे राज्य हैं, उनके बारे में जानकारी लेना। उसके बाद में उस क्षेत्र की आकृति और उसके चारों ओर की जो उसकी बाउंड्री या जो सीमा है, उस सीमा का अध्ययन करना। इसके बाद में जो सेकंड टॉपिक है वो रहेगा भारत के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों का मीनिंग है कि जो नेचर ने हमें बना के दिया है उसके बारे में जानकारी लेना। तो भारत के उत्तर में हम देखें तो प्रकृति द्वारा निर्मित एक पर्वतमाला है जिसको हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय प्रदेश के नाम से जानते हैं। वहाँ से आने वाली जो नदियाँ हैं वो भारत के उत्तर विशाल मैदान का निर्माण करती हैं, यानी ऐसा मैदान जो भारत के उत्तर में फैला हुआ है और काफ़ी बड़ा होने के कारण उसको हम उत्तर विशाल मैदान के रूप में परिभाषित करते हैं। और एक तीसरा भौतिक प्रदेश जो कि भारत के उत्तर पश्चिम में और मुख्यतः राजस्थान की ओर जिसका विस्तार है, जैसे ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया अर्थात भारत के महान मरुस्थल के रूप में हम देखते हैं। उसके बाद में भारत के दक्षिण में एक पठारी भाग जो तीन और पानी से घिरा हुआ है, अर्थात जिसको हम प्रायद्वीपीय स्थिति में मानते हैं, इस कारण उसको प्रायद्वीपीय पठार। उस प्रायद्वीप पठार और समुद्र के बीच में जो मैदान है अर्थात तटीय मैदान, और उसके बाद में समुद्र में स्थित जो स्थलीय भाग अर्थात द्वीप समूह है, उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो आपका क्लाइमेट या जलवायु को लेकर है। जलवायु के अंदर सेकंड ग्रेड में मुख्यतः जो मानसून यानी मॉनसून जो सिस्टम है उसके बारे में अपने को जानना है। मानसून संबंधी जो थ्योरी है, भारत में मानसून किस तरीके से एक्टिवेट होता है, कि कौन से रीजन में इसका इफेक्ट अधिक है, कौन से रीजन में इसका इफेक्ट कम है, मानसून ऋतु में हमें कितनी वर्षा प्राप्त होती है और उन वर्षाओं के अलग अलग क्षेत्रों में विशेष नाम क्या है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपवाह तंत्र की विशेषताएं, यानी मानसून के बाद में भारत का एक ड्रेनेज सिस्टम है जो एक्टिवेट होता है, यानी भारत का अपवाह तंत्र है जो एक्टिवेट होता है। लेकिन भारत में एक हिमालय अपवाह तंत्र है जो सामान्यतः 12 मासी होता है, क्योंकि मुख्यतः वो हिमालय के ऊपर डिपेंड होता है। तो भारत का जो अपवाह तंत्र है उसको मुख्यतः दो आधार पे अपन देखेंगे, एक तो हिमालय अपवाह तंत्र यानी हिमालय नदी तंत्र को, और एक भारत के प्रायद्वीप पठार नदी तंत्र को, जो कि मुख्यतः मानसून या मौसम के ऊपर डिपेंड होता है। यानी जैसे ही मानसून आता है तो प्रायद्वीप पठार की नदियां एक्टिवेट होती हैं, जबकि हिमालय नदियां ग्लेशियर पर डिपेंड होने के कारण ये सामान्यतः 12 मासी होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक कृषि के बदलते हुए प्रारूप। बदलते हुए प्रारूप के नाम से इस टॉपिक को आपके सिलेबस में दिया गया है। इसका मीनिंग कृषि के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए हैं, क्या क्या स्कीम या क्या क्या योजनाएं लाई जा रही हैं, इससे संबंधित कौन कौन से रिसर्च सेंटर हैं या प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन से हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हुए इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट इंडस्ट्रीज या जो उद्योग का जो टॉपिक दिया गया है वो भी सामान्यतः आपका बदलते हुए प्रारूप के रूप में ही लिखा गया है, यानी इंडस्ट्रीज में भी आपको लगभग वैसा ही करना है जैसा कि एग्रीकल्चर के अंदर, यानी कृषि के अंदर जो नए पैटर्न को या नए प्रारूप को जो अपनाया जा रहा है, उसी तरीके से इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी नई स्कीम्स हैं जिनको लाया गया है, और इंडस्ट्रीज के लिए कौन कौन से प्रमुख गलियारे हैं या कॉरिडोर हैं जिनका निर्माण किया जा रहा है। तो ये जो 6 टॉपिक हैं ये आपके सेकंड ग्रेड में इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस में जो आपका जीके वाला पार्ट है, जीके वाले पार्ट में दिए गए हैं। हालांकि एसएसटी वाले स्टूडेंट्स के ये सब्जेक्ट के पार्ट्स भी हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफिकल एरिया में या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में उसकी स्थिति का मीनिंग होता है उसके अक्षांश और देशांतर का अध्ययन करना, जबकि स्थिति के बाद में जो सेकंड पार्ट आता है विस्तार। तो विस्तार का मीनिंग लिया जाता है उस ज्योग्राफिकल एरिया के क्षेत्रफल के बारे में और वहाँ के कुछ बड़े राज्य या छोटे राज्य हैं उनकी जानकारी लेना। उसके बाद में जिसका अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है उसकी अपनी एक निश्चित आकृति होती है। तो भारत भी एक निश्चित आकृति में है, तो उस आकृति का अध्ययन करेंगे। उस आकृति के बाद में उसके चारों ओर जो फैली हुई है वो उसकी बाउंड्री या सीमा है, और भारत की जितनी भी सीमा है वो अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हालांकि ये बात अलग है, कुछ सीमा स्थलीय है और बाकी बची हुई जलीय सीमा है।
तो लास्ट में इस कवर करेंगे अपन सीमा वाले पार्ट को, और उसके बाद में भारत की कुछ प्रमुख सीमाएं हैं अलग अलग राष्ट्रों के साथ, उनके विशेष नाम हैं और सीमावर्ती संबंधित कुछ विवाद हैं, उनको इस चैप्टर के लास्ट में हम कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन सबसे पहले भारत की स्थिति एवं विस्तार, इस टॉपिक में भारत की स्थिति वाले पार्ट को। भारत की स्थिति वाले पार्ट में यानी टॉपिक के इस फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले अगर अक्षांश की हम बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार का मीनिंग है कि विश्व के अंदर जो प्रधान अक्षांश है अर्थात 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, उस भूमध्य रेखा की स्थिति के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति होती है 0 डिग्री के उत्तर की ओर। यानी अक्षांश है वो 2 गोलार्ध बनाते हैं, जिसमें प्रधान अक्षांश बीच में होता है 0 डिग्री और एक गोलार्ध इसके उत्तर में होता है और दूसरा गोलार्ध इसके दक्षिण में होता है। तो अक्षांशों में हम 2 इकाई यूज करते हैं, या तो 0 डिग्री के उत्तरी अक्षांश होते हैं या फिर उसके नीचे दक्षिणी अक्षांश होते हैं। तो भारत में कभी दक्षिणी अक्षांश को हम काम में नहीं लेते, क्योंकि हमारा जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है, जितना भी हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा 0 डिग्री के उत्तर में है। तो इसका मीनिंग भारत की जो स्थिति है वो अक्षांशीय आधार पे वो उत्तरी अक्षांशों में मानी जाती है। तो हम भारत की स्थिति को हम मान सकते हैं कि भारत अक्षांशीय आधार पे उत्तरी गोलार्ध में है। जबकि यही बेस अगर देशांतर के आधार पे पूछा जाए तो देशांतर में प्रधान रेखा माना जाता है ग्रीनविच को, यानी 0 डिग्री देशांतर को। और उसके अकॉर्डिंग पृथ्वी के 2 गोलार्ध होते हैं, एक तो 0 डिग्री के ईस्ट में यानी पूर्वी गोलार्ध और एक इसके वेस्ट में यानी पश्चिमी गोलार्ध। अर्थात देशांतरों में हम 2 इकाई यूज कर सकते हैं, पूर्व और पश्चिम। अब भारत की स्थिति कहां पर है? तो भारत की स्थिति आती है 0 डिग्री के पूर्व की ओर। यानी देशांतरों में भारत में हम केवल पूर्वी देशांतर काम में लेते हैं, जैसे कि अक्षांशों में 0 डिग्री के ऊपर वाले अक्षांश, क्योंकि भारत की जितनी भी स्थिति है ये 0 डिग्री के उत्तर में है। तो देशांतर के आधार पर भारत की स्थिति को हम मानते हैं 0 डिग्री के पूर्व की ओर। यानी एक रफली मैप आपको बना लेना है कि भारत लगभग कहाँ पे दिखाई देता है। तो भारत की स्थिति अगर दोनों ही बेस पे हम देखें, अगर अक्षांशीय आधार पे तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि अक्षांशों के 2 गोलार्ध होते हैं उत्तर और दक्षिण। यानी अक्षांशों में 2 इकाइयाँ अपन काम में लेते हैं, एक तो उत्तरी अक्षांश और एक दक्षिणी अक्षांश। जबकि देशांतरों में हम 2 इकाई, एक तो 0 डिग्री के पूर्व में ईस्ट में और एक वेस्ट या पश्चिम के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो अक्षांशीय आधार पे उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय आधार पे पूर्वी गोलार्ध में। तो इसी को अपने को एक पॉइंट के रूप में लिखना है कि भारत की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के आधार पे उत्तर एवं पूर्व में स्थित है। उत्तर अक्षांशों के आधार पे और पूर्व देशांतर के आधार पर। भारत की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर क्रमशः यानी पहले अक्षांश के अकॉर्डिंग और उसके बाद में देशांतर के अकॉर्डिंग उत्तरी पूर्वी है। तो अगर इंडिविजुअल पूछता है, अकेला अक्षांश पूछता है तब तो रहेगा उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर के अकॉर्डिंग पूछता है तब रहेगा पूर्वी गोलार्ध में, और दोनों के अकॉर्डिंग अगर पूछता है एग्जामिनर अक्षांश एवं देशांतर
तो अक्षांश के आधार पे उत्तरी और देशांतर के आधार पे पूर्वी है। जबकि यही स्थिति अगर एशिया के अकॉर्डिंग अगर पूछी जाए तो एशिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इस साइड वाला ये पार्ट है अपना एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को अगर आप डायरेक्शन वाइज डिवाइड करें कि ये इसका उत्तरी भाग है, ये इसका दक्षिणी भाग है, ये इसका पूर्वी भाग है और ये इसका पश्चिमी भाग है, तो भारत की जो स्थिति आती है वो आती है मुख्यतः दक्षिणी एशिया की ओर। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्र माना जाता है भारत, जबकि एशिया में बड़े राष्ट्रों के रूप में ये तीसरा बड़ा राष्ट्र है, क्योंकि एशिया में सबसे बड़ा राष्ट्र है रूस। रूस के बाद में दूसरा बड़ा राष्ट्र है चीन और चीन के बाद तीसरा बड़ा राष्ट्र है भारत। इसका मीनिंग है भारत की स्थिति है वो दक्षिणी एशिया में सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में, जबकि एशिया में तीसरे बड़े राष्ट्र के रूप में है। तो हम स्थिति के आधार पर कह सकते हैं कि ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो लोकेशन अक्षांश और देशांतर के आधार पर अपन ने लिख लिया। इसके जस्ट बाद में अपन इंडिकेट करेंगे भारत की स्थिति एशिया के अनुसार। ये आप डायरेक्ट भी इंडिकेट कर सकते हैं कि भारत दक्षिणी एशिया में स्थित है, या भारत की स्थिति एशिया के अनुसार दक्षिणी एशिया में है और बड़े राष्ट्र के रूप में ये दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्र है। यानी एशिया महाद्वीप में अगर देखा जाए तो रैंक थर्ड है, लेकिन दक्षिणी एशिया का यह सबसे बड़ा राष्ट्र है। दक्षिणी एशिया में भारत सबसे बड़ा राष्ट्र है। सबसे बड़ा राष्ट्र या देश है। तो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन है वो भारत की स्थिति को लेके, यानी भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार किस प्रकार का है। तो अक्षांशों में हमने देखा कि 0 डिग्री के उत्तर में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में और 0 डिग्री के देशांतरीय आधार पे ये पूर्व की ओर स्थित है। अब स्टार्ट करेंगे अपन भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वास्तव में वो कितने डिग्री से स्टार्ट होता है। तो इसमें भारत के अक्षांशीय विस्तार में फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे अपन कि भारत है वो कहाँ से लेकर और कहाँ तक अपनी अक्षांशीय स्थिति को रखता है, और ये एक दूरी या किलोमीटर के आधार पे भारत में कितनी है। तो अक्षांशीय आधार पे एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आपको बताया कि भारत की जो स्थिति है वो 0 डिग्री अर्थात जो अपनी जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के भारत में उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा के भारत उत्तर में स्थित है और भूमध्य रेखा से अपन कितने डिग्री ऊपर की ओर चलें तो भारत स्थित होगा। तो इसमें कंटिन्यूस हम चलते हैं लगभग 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की ओर। वहाँ से भारत की स्थिति या अक्षांशीय स्थिति की शुरुआत होती है, जो कि वास्तव में भारत का सबसे दक्षिणी भाग है। और ये दक्षिणी भाग भारत के तमिलनाडु राज्य में केप कैमोरिन या कुमारी अंतरीप के नाम से जाना जाता है, जिसको हम कन्याकुमारी भी कहते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है 8 डिग्री 4 मिनट वाला, इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं केप कैमोरिन। केप कैमोरिन, कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी, ये भारत के जिस स्टेट में है वो स्टेट है तमिलनाडु। अर्थात भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि की अगर हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश केप कैमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। जबकि आगे उत्तर की ओर हम कंटिन्यू चलते हैं तो भारत के उत्तर में स्थित एक पॉइंट आता है जिसका नाम दिया जाता है इंद्राकोल। इंद्राकोल, इस पॉइंट को माना जाता है लद्दाख के अंदर।
हालांकि लद्दाख का ये हिस्सा वर्तमान में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है, अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर है, उसके अंदर इस पॉइंट को हम मानते हैं। इस पॉइंट की जो स्थिति मानी जाती है, यह मानी जाती है 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। हालांकि भारत के लिए जितने भी अक्षांश काम में लिए जाएंगे वो सारे 0 डिग्री के उत्तर में हैं। इस कारण सभी अक्षांशों को हम उत्तरी अक्षांश, वो चाहे भारत के दक्षिण का कोई अक्षांश हो, चाहे भारत के उत्तरतम पॉइंट इंदिरा कोल का कोई अक्षांश हो, उन सब के आगे इकाई एक ही लगेगी, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि वो सभी 0 डिग्री के उत्तर में है। अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तर में होते हैं तो उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में होते तो फिर हम दक्षिणी अक्षांश काम में लेते। लेकिन भारत का कोई भी हिस्सा 0 डिग्री के दक्षिण में स्थित नहीं है, तो अक्षांश सभी हमारे उत्तरी अक्षांश होंगे। अब भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, उस अक्षांशीय स्थिति में एक तो अपने को अक्षांशों को बताना है। अक्षांशीय स्थिति में भारत के कौन कौन से अक्षांश हैं, उन अक्षांशों की स्थिति किस स्थान पर है, वो स्थान भारत के किस राज्य में है, और भारत की जो अक्षांशीय दूरी या डिस्टेंस है वो कितनी है। अक्षांशीय दूरी का हमेशा मीनिंग लिया जाता है उत्तर से दक्षिण की दूरी, यानी अक्षांशीय दूरी में हमेशा 2 दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण, और देशांतरीय स्थिति में या देशांतरीय दूरी में दिशाएं होती हैं पूर्व और पश्चिम, यानी उनके बीच की जो दूरी होती है वो देशांतरीय दूरी। तो अक्षांशीय दूरी का मीनिंग हमेशा क्या रहेगा, उत्तर से दक्षिण की दूरी। तो लास्ट वाले पॉइंट में अपन दूरी को देखेंगे। तो भारत में जब अक्षांशों की बात होती है तो अक्षांश भारत में 0 डिग्री के उत्तर में अपन चलते हैं, तो मुख्य भूमि स्टार्ट होती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। एनएल का मीनिंग है नदर्न लेटीट्यूड, यानी उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब जो 8 डिग्री 4 मिनट है, इसका स्थान आता है केप कैमोरिन। केप कैमोरिन, यह इसको नाम दिया जाता है कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप की जो लोकेशन है तमिलनाडु, और तमिलनाडु भारत के जिस भाग में है वो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग या दक्षिणी भाग है। यहां से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, यानी जिस पॉइंट को हम कहते हैं इंदिरा कोल। इंदिरा कोल की स्थिति वैसे वर्तमान पीओके में स्थित है, लेकिन अगर पीओके एग्जाम में नहीं हो तो इसका फिर करेक्ट या परफेक्ट आंसर रहेगा लद्दाख। पहले लद्दाख के स्थान पे हम मानते थे जम्मू कश्मीर, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। फिर पीओके वाला जो पार्ट है ये भारत के किस भाग में स्थित है, भारत के उत्तर में। तो भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच की जो दूरी है ये है भारत की अक्षांशीय दूरी, जो कि 3214 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट केप कैमोरिन या कुमारी अंतरीप, या जिसको हम कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं। तो कन्याकुमारी तमिलनाडु दक्षिण से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा कोल, पाक अधिकृत कश्मीर या लद्दाख तक, यानी भारत का अभिन्न हिस्सा है, ये लद्दाख का पार्ट है, लद्दाख तक और भारत के उत्तर तक विस्तार है। और ये डिस्टेंस, ये जो दक्षिणी पॉइंट है और ये सबसे उत्तरी पॉइंट है, उनके बीच की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस रहेगी भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर, भारत के उत्तरतम पॉइंट से लेकर दक्षिणतम पॉइंट की ओर, इस दूरी को हम मानते हैं 3214 किलोमीटर। अब इसके बाद में कुछ विशेष पॉइंट है भारत के कुछ प्रमुख अक्षांशों को लेकर। तो एक पॉइंट तो आता है भारत कुल कितने अक्षांशों में है, यानी जो दक्षिणतम पॉइंट है भारत की मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तरतम पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट, इसके बीच में भारत में कितने अक्षांश हैं। और एक भारत का मुख्य भूमि के अलावा दक्षिणतम जो पॉइंट माना जाता है, यानी अगर आपको ओपन स्टेटमेंट खुला वाक्य अगर दिया जाए कि भारत की दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो इसका मीनिंग है मुख्य भूमि से
अलग हटकर समुद्री भाग में अंडमान निकोबार की ओर भारत का एक दक्षिणतम बिंदु आता है जिसको हम नाम देते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से। तो इसका मीनिंग भारत का सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी बिंदु है, उन दोनों का नाम एक जैसा है। जैसे उत्तरतम बिंदु है उसमें भी अपन इसी शब्द को काम में लिया इंदिरा, और दक्षिणतम जो बिंदु है उसका नाम भी इंदिरा रहेगा। लेकिन ये उत्तरतम बिंदु जो है ये कोल के नाम से है। कोल का मीनिंग ज्योग्राफी में होता है दरे यानी नाल या गैप। तो ये हिमालय के अंदर स्थित जो गैप या नाल है उसके अंदर है, यानी दरों के बीच का पॉइंट है, इस कारण इसको इंदिरा कोल। जबकि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है अर्थात मुख्य भूमि से अलग हटकर समुद्र की ओर, जो वास्तव में भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है, अभी जिसकी चर्चा हमने की है केप कोमोरिन, यह भारत की मुख्य भूमि है। तो अक्षांशीय विस्तार में सामान्यतः जब हम अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं तो उसमें मुख्य भूमि को ही लिया जाता है। लेकिन एक सामान्य स्टेटमेंट अगर दिया जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जब तक मुख्य भूमि नहीं बोला गया है तब तक अपने को आंसर केप कोमोरिन या कुमारी आंतरिक या कन्याकुमारी को नहीं करना है। भारत के दक्षिणतम बिंदु के रूप में अपने को इंदिरा पॉइंट को लेना है, जिसको हम आगे लेंगे, आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत टोटल कितने अक्षांशों में है। तो भारत की मुख्य भूमि पर कितने अक्षांश काम में आ रहे हैं, उतने अक्षांशों में भारत को माना जाता है। तो ये रहेगा अपने विशेष पॉइंट्स में। विशेष पॉइंट का मीनिंग है जो नोट या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके रूप में। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 29 डिग्री 2 मिनट के अंदर। इसका मीनिंग ये हुआ कि भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट है और भारत के उत्तरतम जो 37 डिग्री और 6 मिनट अर्थात 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री और 6 मिनट के बीच में कितने अक्षांश है। तो ये जो अधिकतम डेटा है उसमें जो मिनिमम डेटा है उसको घटा लीजिए आप। तो अगर आप इसमें से घटाते हैं तो डेटा आपके सामने आएगा 29 डिग्री 2 मिनट। तो इसी गैप को अपने को लिखना है कि 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशों में भारत का विस्तार है। अक्षांशों में भारत का विस्तार है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम नाम देते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट की जो स्थिति है वो भारत की मुख्य भूमि से अलग हटकर जो अपना अंडमान निकोबार वाला पार्ट है उसमें जो निकोबार है, निकोबार में भी एक लोकेशन आती है ग्रेट निकोबार। उस ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम बिंदु है जो कि मुख्यतः 0 डिग्री या भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इस पॉइंट को नाम दिया जाता है आईपी पॉइंट अर्थात इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट की स्थिति मानी जाती है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी ये 0 डिग्री के उत्तर में हम जाते हैं तो ये 6 डिग्री और 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। तो एक तो इसका जो लोकेशन है इंदिरा पॉइंट, इसका लोकेशन हम लिखेंगे स्थिति। तो स्थिति होता है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी किसी संख्या के ऊपर ये जो 0 लगा हुआ है इसको डिग्री यूनिट और संख्या के ऊपर जो कोमा लगा हुआ है इसको मिनट के रूप में पढ़ते हैं। तो 6 डिग्री और 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इसका जो स्थान है ये रहता है ग्रेट निकोबार। और इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है, तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यह है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो इसका मीनिंग भारत का मोस्ट सदर्न पॉइंट अगर पूछा जाए, भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो आंसर रहेगा आपका इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि जैसा अगर कोई शब्द क्वेश्चन में दिया गया कि मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु बताइए,
तो अपने को मुख्य भूमि पे रहते हुए यानी द्वीप समूह की ओर नहीं आकर आंसर आपको बताना है 8 डिग्री 4 मिनट अर्थात केप कैमोरिन तमिलनाडु वाले पॉइंट को। अब इसके इंदिरा पॉइंट के कुछ प्राचीन नाम भी हैं यानी अन्य नाम भी रहे हैं। इसको अपन पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते थे। तो उन पॉइंट्स को भी आप लास्ट में इंडिकेट कर सकते हैं कि इसके अन्य नाम इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम पार्सन पॉइंट, और पिग्मेलियन पॉइंट। कई बार पूछ लिया जाता है प्राचीन नामों को भी कि भारत में जो पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है वो किस स्थान को कहते थे, तो वो स्थान आज वर्तमान में इंदिरा पॉइंट के नाम से फेमस है। इसके बाद में भारत के जो अक्षांश हैं उसमें एक प्रधान अक्षांश या एक प्रमुख अक्षांश है जो भारत के बीचों बीच गुजरता है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो जो नोट या विशेष बिंदु हैं उसमें तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी पॉइंट फर्स्ट में अपन ने भारत टोटल कितने अक्षांशों में है इस पॉइंट को कवर किया, 29 डिग्री और 2 मिनट अक्षांशों में। 2 से पहले अगर आप 0 लगाएं या नहीं लगाएं मीनिंग दोनों का एक ही है, उसको 0 संख्या से पहले वाला जो डिजिट होता है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता अगर 0 होता है तो 29 डिग्री 2 मिनट। इसके बाद में अपन भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है अर्थात इंदिरा पॉइंट को कवर किया है, और इंदिरा पॉइंट के बाद में जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रहेगा कर्क रेखा, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी जिसे हम कर्क रेखा या उत्तरी अयनांत के रूप में देखते हैं। इसे नाम दिया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन के रूप में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है भारत के मुख्यतः 8 राज्यों से गुजरती है। अब इन 8 राज्यों में प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, तो कर्क रेखा की स्थिति अगर भारत में हम देखें तो इनके 8 राज्यों में सबसे पश्चिम की ओर स्थित है गुजरात। गुजरात के जस्ट बाद में जिस राज्य से गुजरती है वो है राजस्थान स्टेट। राजस्थान का ये दक्षिणी भाग कवर करती है, और जिन 8 राज्यों से गुजरती है उसमें सबसे कम विस्तार राजस्थान में है, जबकि सबसे अधिक विस्तार है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद में पूर्व की ओर चलते हुए तीसरा स्टेट होता है। फिर मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य छत्तीसगढ़, यानी स्टार्टिंग में आपको गुजरात राजस्थान, उसके बाद में एमपी, और एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, उसके बाद में बिहार से अलग हुआ पार्ट झारखंड, और उसके बाद में रहेगा वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और भारत के 7 सिस्टर यानी जो अपन कहते हैं कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन 7 सिस्टर में ये 2 राज्यों से गुजरती है। एक तो रहता है आपका त्रिपुरा स्टेट, और त्रिपुरा के बाद में सबसे पूर्वी राज्य कर्क रेखा के ऊपर मिजोरम को माना जाता है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जबकि कर्क रेखा पे सबसे पूर्वी राज्य माना जाता है मिजोरम को। तो इस तरीके से आपके जो 8 स्टेट हैं, इन 8 स्टेट से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा का संबंध भारत के कितने राज्यों से है, तो सबसे पहले आपको यह इंडिकेट करना है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है।
8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये स्टेटमेंट अगर कर्क रेखा के बारे में भारत को लेकर हो तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लगभग भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा का भारत में विस्तार अगर सर्वाधिक देखा जाए तो सर्वाधिक है एमपी में, और अगर न्यूनतम देखा जाए तो न्यूनतम है राजस्थान में। तो इसका मीनिंग है कर्क रेखा भारत के जिन 8 राज्यों से गुजरती है उनमें ये सर्वाधिक कहां पर है, तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश, और न्यूनतम कहां पर है, तो न्यूनतम है राजस्थान के अंदर। और एक अपने को जो 8 राज्य हैं उन 8 राज्यों को मैप के साथ एक ट्रिक के तौर पे भी आप याद रख सकते हैं कि इसमें एक ट्रिक आप याद कर लीजिए। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग इन राज्यों के क्रम है। जैसे ये ट्रिक आपका काम करेगा एज इट इज पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इस पे पश्चिम से और पूर्व की ओर राज्यों का क्या क्रम है उसी क्रम में याद रखिएगा कि गुरु मैंने 36 झाड़ियों पर तीर मारे। गुरु मैंने 36 झाड़ियों पर तीर मारे, इसमें स्टार्टिंग जो शब्द है आपका गुरु में गुजरात, और आगे रू का रे से लेंगे अपन मीनिंग राजस्थान, मैंने में मैं से आपका मध्य प्रदेश। तो स्टार्टिंग के 3 शब्द गुजरात, राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, 36 का मीनिंग छत्तीसगढ़, झाड़ियों में झा का मीनिंग रहेगा झारखंड, और पर में पै का मीनिंग रहेगा पश्चिमी बंगाल, और तीर तय और रे को मिला के बनता है त्रिपुरा। तो ये रहेगा तीर का मीनिंग त्रिपुरा, और मैं से रहेगा आपका मिजोरम। यानी जैसे आपके स्टेट इसके पश्चिम से पूर्व की ओर है, एज इट इज इस ट्रिक्स के अंदर भी आपका एज इट इज ये स्टेट्स का क्रम रहेगा। बाई चांस कई बार एग्जाम में क्या होता है कि कर्क रेखा के जो राज्य हैं उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछ लिया जाता है। जैसे राज्य आपको दिए जाते हैं, वो एक राज्य फिर बीच में एक छोड़ दिया जाता है, फिर एक राज्य। जैसे पश्चिम से पूर्व के क्रम में गुजरात को दे दिया, राजस्थान को छोड़ दिया, फिर एमपी को दे दिया, फिर छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया, फिर झारखंड को दे दिया, पश्चिमी बंगाल को छोड़ दिया, फिर त्रिपुरा को दे दिया। यानी पश्चिम से पूर्व की ओर राज्यों का एक सही क्रम आपको याद हो। एग्जाम में हो सकता है इस क्रम को पूर्व से और पश्चिम की ओर पूछ लिया जाए, या डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा के पश्चिम और पूर्वी राज्य कौन से हैं। तो कर्क रेखा के पश्चिम और पूर्वी राज्य, पश्चिम के रूप में तो गुजरात और पूर्वी राज्य के रूप में लिया जाता है मिजोरम स्टेट को। अब कर्क रेखा का एक निकटतम स्थान आता है। यह निकटतम स्थान वैसे एक निकटतम सिटी या शहर के रूप में अगर हम बोले तो यह आता है त्रिपुरा का एक सिटी आता है उदयपुर। एक राजस्थान के अंदर उदयपुर है, वो अलग है। तो देश में कर्क रेखा का निकटतम जो सिटी या शहर है वो त्रिपुरा का उदयपुर सिटी को माना जाता है, उदयपुर शहर को माना जाता है। जबकि इसके जो निकटतम कैपिटल या राजधानी जो मानते हैं पुराने डेटाज के अकॉर्डिंग तो भोपाल को, और जो नए डेटाज हैं उसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रांची है, जो आपके झारखंड है, झारखंड की जो राजधानी रांची है, उस रांची को इसका निकटतम पॉइंट लिया जाता है। क्योंकि जो लेटेस्ट स्टेट बने, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ और बिहार से अलग होकर झारखंड, उसके बाद में कुछ डेटा है, उस डेटाज में कंट्रोवर्सी है, या यूं कह सकते हैं कि कुछ ऑथेंटिक डेटा है जो अभी तक हमारे सामने नहीं है। यानी अलग अलग बुक्स में ये अलग अलग लिखा जाता है कि इसका निकटतम राजधानी, कई बुक्स में भोपाल लिखा हुआ है जो पुराना रिकॉर्ड वाला है, और कई बुक्स से इसमें जो झारखंड की राजधानी रांची है उसको निकटतम मानते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कि कर्क रेखा का जो निकटतम शहर और जो राजधानी है वो कौन सी है। कर्क रेखा के निकटतम शहर और राजधानी दोनों को एक कवर करना है अपने को। तो निकटतम शहर के रूप में उदयपुर, जो कि त्रिपुरा स्टेट वाला है। इसके बाद में निकटतम राजधानी के रूप में जो हमारे अधिकांश बुक्स में अभी भी मेंशन है, भोपाल, मध्य प्रदेश। जबकि जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग इसमें बताया जा रहा है रांची। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट रहेगा, कैपिटल या राजधानी वाला। एग्जाम में भोपाल वाले ऑथेंटिक सोर्स अपने को मिल जाएंगे, लेकिन रांची है, इसके बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स अपने को नहीं मिल पाएंगे। तो भोपाल है तो भोपाल को कीजिएगा। अगर भोपाल एग्जाम में नहीं दिया जाता, यानी पुराना रिकॉर्ड वाला है, तो हो सकता है एग्जाम में नहीं दे, तो फिर आपको आंसर करना है आपको रांची वाला। तो कर्क रेखा के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अपने वो सभी कवर हो चुके हैं कि कर्क रेखा का संबंध भारत के 8 राज्यों से है और उन 8 राज्यों का पश्चिम से पूर्व की ओर एक क्रम हमने देखा और उन 8 राज्यों में मध्य प्रदेश से सर्वाधिक और राजस्थान में इसका विस्तार न्यूनतम माना जाता है। और इसके निकटतम शहर के रूप में त्रिपुरा का उदयपुर सिटी और कैपिटल या राजधानी के रूप में मध्य प्रदेश का भोपाल और एक झारखंड के रांची को माना जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और देशांतरीय विस्तार के अकॉर्डिंग भारत की एक जो दूरी है अर्थात जो पश्चिम से पूर्व की दूरी है वो कितनी है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार, तो देशांतर के आधार पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत है वो 0 डिग्री या ग्रीनविच उसके पूर्व में स्थित है। तो इसके पूर्व की ओर हम जाते हैं तो पूर्व में कितना चलना पड़ेगा तब भारत स्टार्ट होगा। तो भारत की ओर चलते चलते अपने को लगभग जो देशांतर भारत के पश्चिम में अर्थात गुजरात में आ जाते हैं। तो 0 डिग्री के पूर्व में हम चलते हैं लगभग 6, आगे 7 और बीच में 8, 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर, तब जाके भारत स्टार्ट होता है। और भारत का जो पॉइंट होता है यानी पश्चिमी पॉइंट स्टार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं गुहार मोती, जिसको जनरली गोरमोता भी लिखा जाता है। तो ये गोरमोता या गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है जो कि कच्छ में स्थित है, कच्छ यानी गुजरात वाले पार्ट में। जबकि इसके ईस्ट में अपन कंटिन्यूस चलेंगे 97 डिग्री 25 मिनट यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि 0 डिग्री के पूर्व में है सभी देशांतर भारत वाले। इस कारण यहाँ देशांतरों में केवल पूर्व यूज किया जाता है। जैसे अक्षांशों में जितने भी अक्षांश थे वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित था भारत। तो यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट और अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है केबेथु। तो हम केबेथु अरुणाचल प्रदेश को भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट या सबसे पूर्वी बिंदु मानते हैं। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अगर पॉइंट्स या देशांतर के आधार पर देखा जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, स्थान के रूप में देखा जाए केबेथु और एक स्टेट के रूप में देखा जाए तो स्टेट रहेगा अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट से लेके और जो 68 डिग्री 7 मिनट, इन दोनों के बीच की अगर दूरी देखी जाए तो ये दूरी रहेगी 2933 किलोमीटर। इसका मीनिंग है कि ये भारत का देशांतरीय विस्तार है एक दूरी के रूप में, जैसा कि अक्षांश से विस्तार कितना था 3214 किलोमीटर। ये जो उत्तर से दक्षिण मैंने आपको बताया था ये डिस्टेंस थी 3214 किलोमीटर, जो कि आपके देशांतरीय विस्तार से अधिक है। तो देशांतरीय विस्तार को अपन उसी तरीके से लिखेंगे जैसे अक्षांशीय विस्तार को देखा था। तो देशांतरीय विस्तार में एक तो देशांतर कौन से हैं अपने,
उन देशांतरों का स्थान कौन कौन सा है, वो स्थान भारत के कौन से राज्य से संबंधित है, और भारत में जो देशांतरीय दूरी है वो दूरी कितनी है। तो देशांतर 0 डिग्री के पूर्व में 6, 7 और बीच में 8, 68 डिग्री 7 मिनट। पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। 68 डिग्री 7 मिनट यह रहता है आपका गुहार मोती, जो कि भारत के पश्चिमी राज्य अर्थात गुजरात में स्थित है। गुजरात का मीनिंग है भारत का पश्चिम। और ये 97 डिग्री 25 मिनट अर्थात केबिथु। केबिथु, केबिथु कहाँ है? केबिथु आता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो भारत के पश्चिम और पूर्व के बीच का जो डिस्टेंस है ये 2933 किलोमीटर है, जो भारत के अक्षांशीय दूरी की तुलना में कम है। अर्थात भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 2933 किलोमीटर की दूरी में गुजरात से लेके और अरुणाचल प्रदेश के मध्य स्थित है। तो एक तो अपने को इस देशांतरीय विस्तार को लिखना है देशांतर के आधार पे, स्थान के आधार पे, राज्य के आधार पे और डिस्टेंस के आधार पे। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुहार मोती गुजरात पश्चिम से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट और केबिथु अरुणाचल प्रदेश पूर्व तक विस्तृत है। और इस पूर्व और पश्चिम के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर, जो कि अभी मैंने आपको डायग्राम में करवाया था। तो एक तो अपने को नोट या विशेष पॉइंट के अंदर सबसे पहले लिखना है कि भारत कुल कितने देशांतरों में है। तो भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतर था 97 डिग्री 25 मिनट, और ये पश्चिम वाला जो गुजरात वाला पॉइंट था ये था आपका 68 डिग्री और 7 मिनट। तो 25 में से 7 अगर आप घटाते हैं तो 18 मिनट, और 97 में से 68 घटाते हैं तो रहेगा 29 डिग्री। इसका मीनिंग भारत टोटल कितने देशांतरों में है? 29 डिग्री 18 मिनट। यहाँ देशांतर आपको देखने में यूं लग रहा है कि ये अक्षांशीय यानी 29 डिग्री और 2 मिनट अक्षांशों से अधिक है। तो देखने में तो ये डेटा या संख्या आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू कम है। इसकी वैल्यू कम है क्योंकि देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर तो अधिकतम होती है। देशांतर है उनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, लेकिन ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देशांतरों के बीच की दूरी कंटिन्यूस कम होती जाती है और ध्रुवों पर इनकी दूरी रह जाती है 0 किलोमीटर, यानी ध्रुवों पर ये एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो भारत भूमध्य रेखा पर अगर स्थित होता तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 29 डिग्री 18 मिनट, इसकी वैल्यू भी बड़ी होती, यानी ये 2933 किलोमीटर से फिर बड़ा होता। लेकिन भारत की स्थिति होती है 0 डिग्री के उत्तर की ओर। तो 0 डिग्री के उत्तर की ओर जाएंगे ध्रुवों की ओर, वैसे वैसे देशांतरों के बीच का गैप क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो 29 डिग्री और 18 मिनट यानी जो अक्षांशों से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं देशांतर, इनकी वैल्यू धीरे धीरे 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाने पर इनके बीच का गैप धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। तो 29 डिग्री 18 मिनट डेटा बड़ा दिखते हुए भी इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू छोटी है। अर्थात ये जो देशांतरीय विस्तार है इसका डिस्टेंस आता है 2933 किलोमीटर, जबकि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार जो डेटा आपको छोटा दिख रहा है इसकी जो दूरी आती है ये आती है 3214 किलोमीटर। तो आपको इन डेटाओं को देख के ये नहीं कह देना है कि देशांतर का विस्तार अधिक है। देशांतर का विस्तार का मीनिंग है 2933 किलोमीटर की जो दूरी है वो वास्तव में अक्षांशीय विस्तार यानी जो 29 डिग्री 2 मिनट है उसका विस्तार है 3214 किलोमीटर से कम है, यानी अक्षांशीय विस्तार से कम है कौन सा? देशांतरीय विस्तार। और ये कम क्यों है? क्योंकि भारत की स्थिति 0 डिग्री के उत्तर में है जहां देशांतरों के बीच का अंतराल या दूरी कम हो जाती है। तो ये इसका वास्तविक कारण है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि कई बार एग्जाम में दे दिया जाता है कि भारत
29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों में स्थित है। जो संख्या 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशों से बड़ी है, लेकिन उसके बाद भी भारत का देशांतरीय विस्तार कम क्यों है? तो कम इसलिए है क्योंकि भूमध्य रेखा पर देशांतरों का विस्तार अधिक होता है, जबकि ध्रुवों की ओर जाते हुए उनके बीच का विस्तार कम होता है। तो अपन 0 डिग्री से उत्तर की ओर जाते हैं तब भारत की स्थिति आती है, यानी 0 डिग्री पर नहीं आके 0 डिग्री के उत्तर में, जहां देशांतरों के बीच का गैप क्या होता है? सामान्यतः कम होता है। तो नोट या विशेष में एक तो अपने को पॉइंट जो गैप है उसके बारे में बताना है कि 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों में भारत का विस्तार है। इसके बाद में एक इंपोर्टेंट देशांतर रेखा जो भारत के देशांतरीय विस्तार के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जिसको हम कहते हैं भारत की स्थानीय मानक समय रेखा। भारत की जो लोकल टाइमलाइन है उस लोकल टाइमलाइन के रूप में जाना जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, जो कि 0 डिग्री ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है और लगभग 5.5 घंटे ग्रीनविच से पूर्व में है। तो भारत की स्थानीय मानक समय रेखा इसकी जो स्थिति है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इसके जो निकटतम स्थान वो माना जाता है यूपी का नैनी और निकटतम जिला जो माना जाता है वो इलाहाबाद या वर्तमान का प्रयागराज। पहले का इलाहाबाद और आज का वर्तमान का प्रयागराज इसके निकटतम जिला माना जाता है, स्थान के रूप में लिया जाता है नैनी यूपी। तो भारत के अंदर जो 5 राज्यों से ये होकर गुजरती है, एक तो इन 5 राज्यों की स्थिति का आपको पता होना चाहिए कि जो 82.5 डिग्री है ये ग्रीनविच से पूर्व में है, इस कारण इसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लिखा जाता है, क्योंकि 82.5 डिग्री ग्रीनविच के पश्चिम में भी है और पूर्व में भी है। तो भारत देशांतरों में कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। तो हमारा जो लगभग भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट है 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और सबसे पूर्वी पॉइंट है 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये लगभग इन दोनों के बीच में से गुजरती है, इन दोनों देशांतरीय स्थितियों के बीच में से गुजरती है। लेकिन भारत की स्थानीय मानक समय रेखा भारत को 2 बराबर भागों में नहीं बांटती, क्योंकि इसके पूर्व का भारत है वो कम है, जबकि इसके पश्चिम का भारत है उसका विस्तार अधिक है। जैसे कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। तो इसके उत्तर में है उत्तर प्रदेश, फिर बीच में इस साइड में उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे मध्य प्रदेश। तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश से अलग हुआ स्टेट छत्तीसगढ़। फिर नीचे की ओर देखेंगे इस साइड में ओडिशा, और ओडिशा के बाद में आंध्र प्रदेश। तो भारत के मुख्यतः ये 5 राज्यों से गुजरती है, जिसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में आंध्र प्रदेश है। तो दक्षिण में आपको तमिलनाडु नहीं करना है, इसके दक्षिण में रहेगा आंध्र प्रदेश। और भारत की यह मानक समय रेखा एक अन्य राष्ट्र की मानक समय रेखा भी है, और इस राष्ट्र का नाम है श्रीलंका। यानी भारत की मानक समय रेखा अन्य किस राष्ट्र की मानक समय रेखा? तो आपको ये देखना है कि श्रीलंका की मानक समय रेखा भी है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि हमने देखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो इन 5 राज्यों का आपको पता होना चाहिए उत्तर से दक्षिण में क्रम। तो उत्तर में उत्तर प्रदेश,
फिर मध्य प्रदेश से अलग हुआ, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और आंध्र प्रदेश लास्ट के अंदर। तो इसके बीच में जो स्टेट आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में एक जगह आती है सरगुजा। सरगुजा वो स्थान है जहां भारत के स्थानीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। और ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में है। और ये आपको ध्यान है कि हर एक डिग्री पर कितने मिनट का फर्क होता है देशांतर में, तो समय के 4 मिनट का फर्क होता है। तो 0 डिग्री देशांतर से या ग्रीनविच रेखा से अगर हम 82.5 डिग्री पूर्व में आते हैं तो फर्क हर एक डिग्री के अकॉर्डिंग अगर 4 मिनट माने तो 82.5 डिग्री तक फर्क होगा 330 मिनट का, अर्थात 5 घंटे और 30 मिनट। और पूर्व में सूर्योदय पहले होता है, तो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच की तुलना में 5.5 घंटे हम आगे मानते हैं, या हमारे से ग्रीनविच का समय जो है वो हम 5.5 घंटे पीछे मानते हैं। तो ग्रीनविच से हमारा समय कितना है, तो ग्रीनविच को हम लिखते हैं शॉर्ट में GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा। और भारत के समय को लिखा जाता है GMT प्लस 5.5 घंटे। तो इसका मीनिंग है GMT का जो टाइम होता है उसमें भारत का समय 5.5 घंटे आगे होता है, प्लस होता है। या हमारी तुलना में GMT का समय क्या होता है, GMT का समय 5.5 घंटे पीछे होता है। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। भारत का समय GMT, जिसको अपन ISTL अर्थात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन, विश्व की मानक समय रेखा भी मानते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम अर्थात ग्रीनविच मध्याह्न रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यह है यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के अलावा श्रीलंका की भी मानक समय रेखा है। श्रीलंका की भी मानक समय रेखा है। इसके अलावा जो एक पॉइंट अभी मैंने आपको बताया था सरगुजा, ये छत्तीसगढ़ में है। ये वो पॉइंट है जहां कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं स्थानीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं, या ये लिख सकते हो एक दूसरे से मिलती हैं। तो कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं स्थानीय मानक समय रेखा अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एक दूसरे से किस राज्य में मिलती हैं या एक दूसरे को किस स्टेट में क्रॉस करती हैं, तो स्टेट होगा छत्तीसगढ़। किस स्थान पे, तो वो स्थान होगा सरगुजा। तो इसमें जो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक तो ग्रीनविच वाला ये एग्जाम में अधिक दिया जाता है, और एक 82.5 डिग्री भारत के अलावा श्रीलंका की भी मानक समय रेखा है, यह भी एक विशेष पॉइंट है, और एक सरगुजा छत्तीसगढ़ जहां कर्क रेखा और ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। और इससे पहले जो पॉइंट्स अपन ने कवर किए थे, इसकी स्थिति भारत के 5 राज्यों से निकटतम स्थान और जिला इसका कौन सा है, तो इन पॉइंट्स को भी आपको साथ में कवर करना है। तो इसके साथ भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, अर्थात भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, यानी कह सकते हैं कि भारत की स्थिति वाला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। जबकि इस चैप्टर का एक सेकेंड पार्ट
जो कि भारत के विस्तार को लेकर है। तो अपने नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे भारत के विस्तार, यानी इस चैप्टर का जो आगे का पार्ट है उसे। आज की इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।